अब देखो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है और खत्म होने के साथ साथ ये वर्ल्ड कप हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप भी बन चुका है क्योंकि लियोनेल मेसी ने अपनी लाइफ की पहली फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। लेकिन ये वर्ल्ड कप हिस्टोरिकल होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप भी रहा। लोग जगह जगह पर कतर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे थे और फुटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड में ब्लैक टी शर्ट पहन के आ रहे थे और फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट के ऊपर नोट उड़ाए जा रहे थे ये बोलकर कि फीफा बिका हुआ है और कुछ फीफा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक को बैन कर दिया गया। तो आखिर क्या वजह रही कि लोग इस कतर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर रहे थे और क्यों फीफा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक को बैन कर दिया गया? Bribery and corruption at FIFA over the years. Football's governing body, billions have poured into FIFA's coffers. अब देखो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें शुरुआत से समझना होगा और हमें ये समझना होगा कि फीफा क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अब देखो फीफा का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग बनता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और इस फेडरेशन को स्टैब्लिश करा था रॉबर्ट ग्यूरिन ने 1904 में 7 डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के साथ। और ये कंट्रीज थी बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। इसके बाद रॉबर्ट ग्यूरिन इस फेडरेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। अब देखो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इतनी बड़ी फेडरेशन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर में रिवेन्यू जनरेट करती है वो एक एनजीओ है। और दोस्तों अगर आपको एनजीओ का मतलब नहीं पता तो एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव रिवेन्यू जनरेट करना नहीं होता, उसका मेन मोटिव होता है सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करना। और जैसे कि सारे एनजीओ वर्क करते हैं, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक वैसे ही फीफा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करता है। और उसमें से कुछ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम है एजुकेशन फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, सेव अर्थ। अब देखो जैसे कि आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर हायर अथॉरिटीज होती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। ठीक वैसे ही इस फेडरेशन के अंदर हायर अथॉरिटी होती है जो इस फेडरेशन को रन करती है और उसका नाम है फीफा काउंसिल। अब फीफा काउंसिल क्या होता है इसे समझते हैं। फीफा काउंसिल के अंदर 37 मेंबर्स होते हैं जिसको मेंबर ऑफ कांग्रेस भी बोला जाता है। और ये 37 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को जो कि फीफा काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। और इसके बाद इसके अंदर 8 वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं और 28 अदर मेंबर्स। अब देखो ये जो 37 मेंबर्स होते हैं इनके पास ही वोटिंग राइट्स होते हैं कि कौन सी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। अब ये मेंबर्स किसी भी कंट्री को वोट देने से पहले 3 चीजें देखते हैं। पहली है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही है क्या वो एलिजिबल है। दूसरा है ह्यूमन राइट्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन। अब देखो जो भी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही है क्या वो फाइनेंशियली केपेबल है होस्ट करने के लिए। और तीसरा है टेक्निकल एक्सपेक्ट्स। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है क्या उसके पास सारे इक्विपमेंट्स है होस्ट करने के लिए, जैसे कि स्टेडियम्स। अब देखो हमने ये तो समझ लिया कि फीफा क्या है और इसको किसने स्टैब्लिश करा। अब हम ये समझेंगे कि फीफा ऑपरेट कैसे करता है। अब देखो जैसे क्रिकेट में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार ऑपरेट होता है, ठीक वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप भी हर 4 साल में एक बार ऑपरेट होता है। और कुछ फीफा काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 से 2018 तक के पीरियड में फीफा ने $6.4 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करा था और इसमें से 83% रिवेन्यू 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में जनरेट करा था। और अगर बात करें 2019 से 22 तक के पीरियड के बारे में तो फीफा काउंसिल ने एस्टिमेट लगाया कि ये रिवेन्यू $6.4 से बढ़कर $8 बिलियन तक हो सकता है। और बात करें नेक्स्ट 4 इयर्स की तो ये रिवेन्यू $8 बिलियन से बढ़कर $11 बिलियन तक टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, जो इतनी बड़ी फेडरेशन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर में रिवेन्यू जनरेट करती है आखिर क्यों उस पे करप्ट होने के एलिगेशंस लगने लग गए। और इस फेडरेशन के पीछे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोप जैसी कंट्री की मीडिया क्यों पीछे लगी हुई है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, ज्यादा नहीं बस 22 साल पीछे। तो एक साल था 2010 जब फीफा होस्टिंग राइट्स के लिए वोटिंग हो रही थी और इस टाइम 2 बार वोटिंग हो रही थी, 2018 फीफा वर्ल्ड कप के लिए और 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अब देखो 2018 फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट्स रशिया जीता। और बात करें 2022 वोटिंग राइट्स के लिए तो इस होस्टिंग में सारे वोटिंग राइट्स प्रोसीजर होने के बाद 5 कंट्रीज जो थी वो फाइनल में पहुंची थी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड कतर। अब देखो यहाँ पे लोगों को हैरानी तब हुई जब इन बड़ी बड़ी कंट्रियों के बीच में कतर जैसी कंट्री का नाम आया, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद सारे लोगों का मानना था कि यूएसए जो पावर हाउस था फाइनेंशियली भी और स्पोर्ट्स वाइज भी, लोग ये मान रहे थे कि यूएसए ही वोटिंग राइट्स जीत जाएगा। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब कतर ने इन सारी कंट्रियों को हराकर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट्स जीत लिया। और हैरानी तो होगी, कतर जैसी छोटी कंट्री जिसके पास उस टाइम पे ना ही कोई स्टेडियम्स थे, ना ही वो किसी स्पोर्ट्स को खेलता था और ना ही किसी वो स्पोर्ट्स को फेवर करता था और ना ही इस कंट्री का वेदर फुटबॉल प्लेयर्स के लिए सुटेबल था। इसके बावजूद फीफा काउंसिल्स ने कतर को वोट दिया और कतर को वोट देके जिताया। लेकिन कतर के होस्टिंग राइट जीतने के बाद कुछ हायर अथॉरिटीज ने फीफा काउंसिल के सामने कुछ क्वेश्चन रेज करे और बोला कि कतर सुटेबल कंट्री नहीं है और उनका
वेदर हमारे फुटबॉल प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जनरली जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो जून जुलाई के मंथ में खेला जाता है, और जून जुलाई के मंथ में कतर कंट्री का टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है एक फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। तो इसी क्वेश्चन को रेज करा गया फीफा काउंसिल के सामने, लेकिन फीफा काउंसिल ने इस सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, और फीफा ने कतर के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि फीफा ने हिस्ट्री में पहले कभी नहीं लिए थे। फीफा ने वर्ल्ड कप को जून जुलाई से शिफ्ट करके नवंबर दिसंबर में कर दिया, और इसी वजह से बाहर की लीग्स अफेक्टेड होगी, क्योंकि जनरली जितनी भी बाहर की लीग्स होती है जैसे कि यूरो लीग्स, इंग्लिश लीग्स और भी कंट्री की लीग्स होती है वो नवंबर दिसंबर के टाइम में ही होती है। अब क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में शिफ्ट हो गया था, अब यहाँ पे वर्ल्ड कप और लीग्स के क्लैशेस की वजह से जितनी भी ब्रांड्स थी वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी और शिफ्ट हो गई थी, और जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी वो सारी चली गई थी फीफा वर्ल्ड कप के पास। तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर का भी भारी नुकसान हुआ, और इस साल फॉक्स स्पोर्ट्स जो फीफा वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और इसी वजह से फॉक्स स्पोर्ट फीफा वर्ल्ड कप को लॉ सूट भी करने वाला था। लेकिन फॉक्स स्पोर्ट का मुंह बंद करने के लिए फीफा ने बिना किसी बिडिंग के, बिना किसी ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्वमेंट के फॉक्स स्पोर्ट को अगले फीफा एडिशन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भेज दिए, और वो भी कम रेट में। अब देखो लोगों को हैरानी हो रही थी कि फीफा जैसा बड़ा फेडरेशन, जो कि इतना बड़ा फेडरेशन है, वो एक छोटी कंट्री के लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो कि फीफा ने अभी तक की हिस्ट्री में कभी नहीं लिए। अब देखो कतर किसी तरह वोटिंग राइट जीत गया, लेकिन कतर के पास उस टाइम पे ना ही स्टेडियम से, ना ही इक्विपमेंट्स थी, और ना ही कतर की कंट्री सुटेबल थी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। इसीलिए कतर को चाहिए था रैपिड डेवलपमेंट, और कतर ने इसी रैपिड डेवलपमेंट में $220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसमें 6 से 8 बिलियन डॉलर इन्होंने अपने स्टेडियम्स बनाने में लगा दिए, और 15 बिलियन से ज्यादा इन्होंने प्राइवेट विलास एंड होटल्स बनाने में लगा दिए, और 36 बिलियन से ज्यादा इन्होंने अपनी मेट्रो कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, जो कि दोहा सिटी को कनेक्ट करती है बाकी और सिटीज से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कतर जैसी कंट्री ने एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए $220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसके पीछे का रीजन जानने के लिए हमें कतर की हिस्ट्री को जानना होगा। अब देखो 1940 से पहले कतर एक बहुत गरीब देश हुआ करता था, और इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कतर के लोग उस टाइम पे मोती चुनने का काम करते थे और नदियों में से मछलियां निकालने का काम करते थे, और इसी का ट्रेड करके वो अपना घर चलाते थे। लेकिन कतर की किस्मत तब बदली जब 1940 में पहली बार कतर की लैंड पे क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई, और इसके बाद तो मानो कतर की लॉटरी लग गई। कतर धीरे धीरे अमीर देशों की गिनतियों में आने लग गया। लेकिन कतर की इकोनॉमी को बूस्ट तब मिला जब 1971 में पहली बार क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस की भी डिस्कवरी हुई। इसके बाद तो मानो कतर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कतर आज सबसे अमीर देशों में से एक देश माना जाता है। अब देखो कतर जैसी कंट्री जो अमीर तो है, लेकिन वो एक चीज पे डिपेंडेंट है, और वो है उनका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। वो इसी चीज का ट्रेड करके अपने रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखो जैसे बाकी गल्फ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएई भी पहले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस पे डिपेंड था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुबई जैसी सिटी को ऐसा डेवलप करा और उसमें ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्ड करे कि बाहर से लोग उनको देखने के लिए आते हैं, और इस वजह से उनकी कंट्री में टूरिज्म बढ़ता है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से दुबई ने जनवरी 2022 सितंबर 2022 तक $5 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और दुबई यहीं पे लिमिटेड नहीं रहता, आपने तो सुना ही होगा दुबई कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट अपने वहां ऑर्गेनाइज करवाता है। उसमें से सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट था ICC T20 वर्ल्ड कप। और दुबई यहीं पे भी नहीं रहता, आपने कई बार सुना होगा कि IPL भी दुबई में होस्ट हो रहे हैं, और इसी स्पोर्ट्स इवेंट की वजह से दुबई के वहां टूरिज्म बढ़ता है, और दुबई टूरिज्म से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखो कतर को भी मालूम पड़ गया था कि एक चीज पे डिपेंड होना उनकी कंट्री को भी लॉस मेकिंग कंट्री बना सकता है। तो इस वजह से कतर ने सोचा कि क्यों ना हम भी बाकी गल्फ कंट्री की तरह अपने यहाँ पे भी डेवलपमेंट लाए। तो इसी वजह से कतर ने $220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। अब देखो फीफा ने इतनी सारी चीजें करी कतर के लिए, उन्होंने अपनी फीफा वर्ल्ड कप की डेट शिफ्ट कर दी, और तो और फॉक्स स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भेज दिए कम प्राइस में, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तो इसके बाद जितनी भी कंट्रीज की मीडिया थी वो सारी की सारी फीफा के पीछे पड़ गई, और तभी से फीफा मेंबर्स के ऊपर एलिगेशंस लगने लग गए कि फीफा मेंबर्स ने पैसे खाए वोटिंग्स देने के। अब देखो इतनी बड़ी फेडरेशन है, उसके ऊपर कोई भी विदाउट प्रूफ एलिगेशंस नहीं लगा सकता। अब जितनी भी कंट्रीज की मीडिया थी उनको चाहिए था सॉलिड प्रूफ, और 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि फीफा पहली बार एक्सपोज हुआ। जब 2010 की बिडिंग स्टार्ट होने वाली थी, उस बिडिंग से पहले ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर संडे टाइम्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा, और उस स्टिंग ऑपरेशन में 2 फीफा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी शामिल थे। और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये दोनों साफ साफ बोल रहे थे कि तुम मुझे पैसे दो, मैं अपना वोट तुम्हें बेच दूंगा। उसमें से पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर था एमोस एडेमू ऑफ नाइजीरिया। इसने बोला था मुझे $8 लाख दे दो, मैं अपना वोट बेच दूंगा। और इसमें दूसरा एग्जीक्यूटिव मेंबर था रेहान टेमारी ऑफ तेहाती। इसने बोला था कि मुझे $2.3 मिलियन दे दो और मैं अपने वोट्स बेच दूंगा। और इसके बाद संडे टाइम्स से सारे के सारे एविडेंस फीफा काउंसिल को दिए, और फीफा काउंसिल ने उन एविडेंस को देखने के बाद इन दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लाइफ टाइम बैन कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत से लोगों का नाम आया जिन्होंने पैसे लेके वोट्स बेचे थे, और उन मेंबर्स का नाम था स्लिम, एमाडोव, एंगालू, इस्माइल। अब देखो इतने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने पैसे लेके वोटिंग दी थी, तो एक इंटरव्यू के टाइम जो फॉर्मल फीफा प्रेसिडेंट थे ब्लैटर, उनके ऊपर नोट उड़ाए गए। और इसी इंटरव्यू के दौरान ब्लैटर ने बताया जिस टाइम पे वोटिंग हो रही थी उस टाइम पे फेवरेट कंट्री थी USA। अगर ये सारे मेंबर्स
पैसे खाकर वोट्स नहीं दिए होते तो आज जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है वो यूएसए में होता। अब देखो किसी भी कंट्री के लिए इतना आसान नहीं है कि फीफा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को पैसे देके वोट खरीदना। इसके पीछे कोई ना कोई मेंबर तो होना चाहिए और इसके पीछे हाथ था मोहम्मद बिन हामेन का। और जिस टाइम पे वोटिंग हो रही थी उस टाइम पे ये कतर पार्लियामेंट का मेंबर था और उस टाइम पे ये फीफा एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर था और इसके पास वोटिंग राइट्स भी थे। लेकिन इसका भी भांडा फोड़ा संडे टाइम्स ने। कुछ टाइम बाद संडे टाइम्स के हाथ में कुछ सीक्रेट ईमेल्स मिले। उन सीक्रेट ईमेल से पता लगा कि मोहम्मद बिन हामिद उन्हीं सीक्रेट ईमेल्स के थ्रू इन सारे मेंबर्स को पैसे देके खरीदा करता था। और फिर संडे टाइम्स से एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कि सारे एविडेंस थे इन सारे मेंबर्स के अगेंस्ट। वो रिपोर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लेना। और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि फीफा के मेंबर्स पैसे लेकर वोट्स बेचे थे। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट्स फीफा काउंसिल को दी गई तो फीफा काउंसिल ने मोहम्मद बिन हामिद को भी लाइफ टाइम बैन कर दिया। अब देखो यहाँ पे फीफा और कतर दोनों बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। लेकिन हद तो तब हुई जब कतर ने सबसे बड़ा रूल तोड़ा फीफा का, जो कि था ह्यूमन राइट्स। अब जैसे मैंने बताया था कि फीफा एक एनजीओ भी है और वो एनजीओ में अपना सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रन करता है और उसमें से ह्यूमन राइट्स भी आता है। कतर ने कुछ ऐसा करा जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चला गया। अब जब कतर रैपिड डेवलपमेंट करवा रहा था अपनी कंट्री में और उसी दौरान अपनी कंट्री में स्टेडियम्स बनवा रहा था तो उसी टाइम में 6000 वर्कर्स की डेथ हो गई। और जब सब क्रिटिसाइज करने लग गए कतर को इसके लिए तो कतर ने एक अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट निकाली और उसमें सिर्फ 37 डेथ दिखाई और बोला कि ये सारी रिपोर्ट्स फेक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ 37 डेथ हुई है। लेकिन इतनी कम डेथ देखने के बाद सबके मन में डाउट क्रिएट हुआ। और जब इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका ने अपनी अपनी एजेंसियों से रिपोर्ट मैच कराई तब एक्चुअल रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में पता चला कि टोटल डेथ 6750 हुई है और उसमें से सबसे ज्यादा डेथ हीट की वजह से हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा वर्कर्स मरने वाले इंडियंस थे, उसके बाद नेपालीज, उसके बाद बांग्लादेशी, फिर पाकिस्तानी, उसके बाद श्रीलंकन। और क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट की वजह से इतने सारे वर्कर्स की डेथ हुई और यही रीजन था कि कतर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट गया और इसी वजह से जितने भी प्लेयर्स थे वो स्टेडियम्स में ब्लैक टी शर्ट पहन के आने लग गए थे। अब देखो यहाँ से कतर को एक चीज सीखनी चाहिए कि ज्यादा लालच भी बुरी बला है, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट के चक्कर में और वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस बनाने के चक्कर में ना ही इतने वर्कर्स की डेथ होती और ना ही इतने सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बैन हुए होते। अब देखो मैं यहाँ पे ज्यादा लालच नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर करना तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।